नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः विजिट कर चुके हो एक बार दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी भाषा, लिपि, विभिन्न बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को। और प्रश्न ऐसे होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी अवश्य पूछे जाएंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार चैनल के ऊपर आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या दिया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव, नागरी, वैदिक आर्यों, शारदा। आप सभी लोगों को अपना जवाब देना है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, वैदिक आर्यों। तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर जो है इस प्रश्न की जो है व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि को उत्पन्न मानते हैं, अर्थात वैदिक आर्यों से ही आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है, कौन सी है? देखेंगे हम लोग। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। वर्णों के संयुक्तीकरण, दुरूप वर्णन, समरूप वर्णन। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप सभी का जवाब आना चाहिए। देवनागरी लिपि की विशेषता है, तो आप सभी का उत्तर आ रहा है इसका यदि विकल्प है, तो बिल्कुल सही होगा। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है देवनागरी लिपि की। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है इसकी व्याख्या क्या है? देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं और अंत में संयुक्त व्यंजन छत्री, त्रास, ज्ञा और स्रा ये वर्ण आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, कहाँ है भोजपुरी का मुख्य केंद्र? मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर, भोजपुर। क्या होगा सही उत्तर? आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी भोजपुरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? भोजपुर माना जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है, ये बिहार का एक जो है छोटा इलाका है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों बोलियां जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी की उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस में बोली जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की ज़्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी, मगही। आप सभी का सही उत्तर आना चाहिए। 34 क्वेश्चन नंबर है। आप सभी का जवाब आ रहा है यदि विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी कि भारत की ज़्यादातर लिपियां इसी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली
खरोष्ठी लिपि और बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित रहा है, यानी पंजाब और कश्मीर ही इसका क्षेत्र था। किसका? खरोष्ठी लिपि का। फिर अगला क्वेश्चन है, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन, देवनागरी, फारसी, गुरमुखी। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विद्यार्थियों, यदि विकल्प बी तो राइट माना जाएगा, यानी कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, किसमें? देवनागरी में। नागरी लिपि आपकी कैसी है? वर्णनात्मक है। इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण कैसा है? समान होता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है। क्या है? अर्थ, भाव, लिपि, अक्षर। आप सभी लोगों को प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों के विकल्पों को समझ करके देना है। चीटिंग पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है और सारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। उसके बाद में आप बताइए कि कितने प्रश्नों के आपके जवाब सही हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की यह व्यक्ति क्या है? लिपि है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी मूलतः शब्द है का है? भोजपुरी, फारसी, मगही, बुंदेली। यानी हिंदी शब्द मूलतः है, कैसा शब्द है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी हिंदी ये शब्द कैसा है? फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। क्या है? विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंद हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंद शब्द विशेषणार्थक प्रत्यय ईक जोड़ने से हिंदीक बना है, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है कि मौखिक भूमिका भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। भाव, लिपि, पूर्वी, घोष। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहते हैं कामता प्रसाद जी? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु जी की। पुनः हम लोग देख लेते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 15, 14, 18, 17। तो उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? अब सभी का जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि 17 बोलियां आती हैं उपभाषा के अंतर्गत। फिर
हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इन वर्गों को उपभाषा भी कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? कौरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। और कहीं कहीं इनकी संख्या 18 इसलिए मानी गई है चूँकि इसमें एक जो है दक्षिणी को भी जोड़ा जाता था पहले, जिसको अब इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आदि जननी है। कौन है आदि जननी? गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। तो आप सब जानते हैं हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी यानी संस्कृत भाषा। तो बिल्कुल आपका जवाब राइट माना जाएगा। फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है। कहाँ तक? अपभ्रंश तक पहुँचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धत हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400, 5000। क्या होगा इसका सही जवाब? आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प बी। तो राइट माना जाएगा, यानी हिंदी विश्व की 6000 भाषाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर। क्या है इसका सही उत्तर? आप लोगों को करना है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी। तो राइट माना जाएगा, यानी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और लिपि इसकी देवनागरी मान्य की गई है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कैसी होनी चाहिए कार्यालयी हिंदी की भाषा? आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प ए। तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि अभिधात्मक। क्योंकि अभिधात्मक मतलब इसलिए कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम व्यक्ति के भी समझ में आनी चाहिए, उसमें दुरूहता नहीं होनी चाहिए, उसमें समझने में लोगों को कठिनाई नहीं महसूस होनी चाहिए। और अभिधा में जब कोई बात कही जाती है तो सरल और सीधी होती है, समझ में आसानी से आती है। फिर अभिधात्मक भाषा का प्रयोग का तात्पर्य अभिधामूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए। अभी हमने आपको ऊपर बताया ही है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्तियों के 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वो जो है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है।
बात यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा की जा रही है। 1100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। क्या है इसका सही उत्तर? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड कब से कब तक है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक है, और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत का समय 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय को हम लोग देखते हैं, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें जो है सबसे पहले पाली आती है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर दूसरा विभाजन है प्राकृत, इसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा है अपभ्रंश, इसको तृतीय प्राकृत कहते हैं। इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय जो है 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवीय लिपि, देवलिपि, दैवीय लिपि, नंदी नागरी लिपि। नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी नंदी नागरी लिपि के नाम से भी नागरी लिपि को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में होती है। नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी को लिखित शिलालेख पांडुलिपियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में मिलती हैं। इसी कारण इसको यानी नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहा जाता है। मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियाँ नंदी नागरी में उपलब्ध होती हैं। किसकी? मध्वाचार्य जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर, किशनगढ़। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर रखा गया है। और ये भोजपुर गांव कहाँ है? बिहार के अंतर्गत। भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी भोजपुरी को मल्लिका भी कहते हैं, काशिका भी कहते हैं, बनारसी भी कहते हैं। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपनी पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। और मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां हैं। किसमें? बिहारी हिंदी में। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? आप सभी लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। यानी कि पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पहाड़ी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा जो आपकी है
खस तथा पैशाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विकल्प ए यानी ब्रजभाषा, तो बिल्कुल सही होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा को। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक लिखी गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों ही ये शैलियों के नाम हैं, भाषाओं के नाम नहीं हैं। और पृथ्वीराज रासो की रचना जो है डिंगल शैली में हुई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, राजनीति, धर्म, भाषा विज्ञान। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? आप सभी जानते होंगे। यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं, जैसे कि ध्वनि, शब्द को पद भी कहते हैं, वाक्य और अर्थ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? विशुद्ध विज्ञान से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, लोगों की कही सुनी बातों से। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य, भाषा और विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। कहाँ बोली जाती है छत्तीसगढ़ी? आपका जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। यह अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। इसकी छत्तीसगढ़ी जो है आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाही तथा लरिया है। क्या है? खलटाही तथा लरिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण। क्या होगा सही जवाब? आप लोगों का फटाफट से उत्तर आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, आर्थिक। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है? 5, 7, 11, 3। क्या है इसका उत्तर?
आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4 यानी डी तो बिल्कुल राइट होगा। यानी राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का 3 श्रेणियों में बंटवारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वे 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला है का वर्ग, दूसरा है खा वर्ग, तीसरा है गा वर्ग। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? दलीप सेन, गोपाल स्वामी अयंगर, महात्मा गांधी, आचार्य शुक्ल। क्या है इसका सही आंसर? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? गोपाल स्वामी अयंगर, यानी आपका उत्तर बी आया है तो सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोगों को बताना है। आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है यदि विकल्प ए तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम सभी। और इस सम्मेलन को जो है वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी जनभाषा है। तो हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी तो राइट होगा, यानी हिंदी राजभाषा है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता दी गई और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। फिर उसके उपरांत आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? देवनागरी, कौटिल्य, कुटिल, ब्राह्मी। इसका जवाब क्या होगा? आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग किया गया है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? आचार्य नरेंद्र देव समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगले विकल्पों को हम लोग देखते हैं, देवनागरी सुधार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा आपका? विकल्प सी, यानी देवनागरी सुधार समिति ने यह बताया कि अक्षर के ऊपर शिरोरेखा लगाई जाए, उसका सुझाव दिया है। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जी। इसी समिति ने अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, चंद्र
लिपि। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि स्वीकार की गई है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की व्याख्या को समझते हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 में कहा गया है क्या? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानक होगा। यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी भाषा, लिपि, देवनागरी, बोली इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। और ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके लिए भी बहुत ही कामगर सिद्ध होंगे। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी विद्यार्थियों और साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा में बने रहे हैं। और हम मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नई शुरुआत के साथ नेक्स्ट सेशन में, नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।